गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आप देख रहे हैं कि ऑफिशियली जो है वो न्यूज आना शुरू हो गई है कि जो है कई जगह पे थर्ड वेव का खतरा जो है वो रियल होता दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में थर्ड वेव जो है वो मतलब आ चुका है। और इंग्लैंड में भी थर्ड वेव के बारे में आ रहा है कि थर्ड वेव इंग्लैंड के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेव का मतलब है कि मोर पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, है ना। जो पहले हो रहे थे उससे अधिक लोग अब इन्फेक्टेड होने लगे हैं, ये होता है वेव का मतलब। ठीक है, तो हमको सिर्फ जो है वो मास्क पहनना है, वैक्सीन को लगवाना है और अब ध्यान रखना है पब्लिक प्लेस में भीड़ वाली जगह पर ना जाए हम, जिससे बीमारी आगे प्रोपेगेट ना करे। ठीक है, देखो कभी ना कभी लाइफ को नॉर्मल तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना लाइफ चल सकती है पूरा लंबे समय, काफी 1 साल से ऊपर समय हो चुका है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। आप में से कई सारे लोग जो है उन्होंने मुझसे कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कई सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो बेटा आज इवनिंग में मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड करूंगा बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन पे, जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े हुए आपके जो डाउट है उनको मैं वहां पर ले लूंगा मैं। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि वो लाइव लूंगा या मैं इसको जो है वो रिकॉर्ड करके लूंगा। मैं डिपेंड करता है कि आपके डाउट किस तरह के हैं, तो थोड़े मैं उनको सेग्रीगेट कर लूंगा और फिर मैं उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि उसको लेके कुछ भी बता दिया आपको मैंने, तो वो गलती मैं आपसे नहीं करवा सकता हूं। इसलिए वो मुझे भी ध्यान से पढ़ना होगा। को क्या होता है, बारीक बारीक फाइन प्रिंट्स में कुछ चीजें लिखी होती हैं, उनको समझना होता है। कई चीजों के लिए हमें दूसरों से पूछना भी होता है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तभी हम कुछ कह सकते हैं ना। जो भी कहेंगे बताएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। नॉन ऑथेंटिक बातें कि अरे ऐसा हो गया वो सब नहीं कर सकते ना। ठीक है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट, तो वो चीज है। ठीक है, खैर अब ये तो बात होगी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की बात होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दूसरे एग्जाम के भी है। आईआईटी का भी कुछ इश्यू चल रहा है एक्चुअली, वो अलग अलग फेज के एग्जाम का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर कुछ इश्यू तो है आईआईटी का भी। खैर जो भी है, मतलब अभी देखो भाई ऐसा है, आप सब लोग, कई लोग गुस्सा भी होते हैं गवर्नमेंट से। मैं कहता हूँ कि इतना टफ टाइम है अभी कि मतलब अभी आप जो पैंडेमिक टाइम है उसमें भी एग्जाम कंडक्ट करना सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा हेडेक होता है। हमारे ऊपर नहीं, सरकार गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा हेडेक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस हमको अपना हटके। अब सुनिए, अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास में जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत उनमें टैलेंट होता है ना, लेकिन वो टैलेंट कभी भी सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाता। कई बार हम क्या करते हैं, हम उस टैलेंट को जो है वो वो टैलेंट जो है मतलब हमारे अंदर ही रह जाता है बस वो। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, पर कभी वो टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाता है। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं, जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सही समय पर सही वक्त पर मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो उसका परिणाम नहीं मिल पाता है। क्या होता है कि हर चीज का, हर सक्सेस का अपना एक टाइम फ्रेम होता है, हर सक्सेस का अपना एक पाथ होता है कि एक रास्ता तो तय करना पड़ेगा, तब जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, वास्तविकता में कन्वर्ट होगा। मतलब ये आपके अंदर की खूबियां हैं, जिन खूबियों का इस्तेमाल केवल तब हो सकता है जब आप उन परिस्थितियों में पहुंच जाए, आप उन स्थितियों में पहुंच जाए जहां पर आपकी खूबियां, आपके एडवांटेज जो है वो उभर कर सामने आ सके, वो आपको दूसरों के ऊपर लीड दिला सके। अब चलिए इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि एक बार क्या होता है, एक बार जो है एक बेबी कैमल, ठीक है, छोटा सा ऊंट का बच्चा जो होता है वो अपनी मां के साथ एक पेड़ की छाया में सो रहा होता है। ठीक है, बड़ा कैमल उसकी माँ होती है, छोटा कैमल बच्चा होता है। तो बच्चा अपनी माँ के साथ पेड़ के नीचे सो रहा होता है और वो पूछता है अपनी माँ से, अच्छा मम्मा ये बताओ, हम जितने भी कैमल्स हैं हमारी पीठ पर एक बड़ा सा जो है कुबड़ क्यों होता है, बड़ा सा जो हम्प क्यों होता है? देखा ना, ऊंट की पीठ पर उभार होता है। तो उसकी माँ बोलती, बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम वाटर को जो है वो 30 दिन का पानी एक दिन में पी सकते हैं, और हमारे वाटर को हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करके इस हम्प में रख सकते हैं। और ये जो हम्प है हमको जो है बगैर कम से कम पानी पिए या पानी कई दिनों तक ना मिले तो भी हमको रेगिस्तान में जिंदा रख सकता है। अच्छा, रेगिस्तान में जिंदा रख सकता है? हाँ बेटा, तभी तो हम सब उठ के हम्प होता है, तो हमको पानी ना भी मिले कई दिनों तक तो भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। फिर बच्चा चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पूछता है, अच्छा मम्मा एक बात और बताओगी? वो बोलती, हाँ पूछो बेटा। हमारे जो पैर है वो इतने लंबे लंबे हैं और नीचे से गोल से पैर है हमारे, जो कहीं पर धंसते कभी नहीं है, तो ये ऐसे पैर क्यों हमारे, बाकी के तो पैर ऐसे नहीं है? तो फिर माँ बोलती, देखो बेटा, रेगिस्तान में रेत होती है, रेत अंदर धंसती है बहुत सारी, यदि हम रेत में जो है हमारे पैर ऐसे नहीं होंगे ना,
तो रेत में हम चलेंगे तो हमको बहुत एनर्जी बर्बाद करना पड़ेगा चलने के लिए। हमारे पैरों का शेप ऐसा है कि हम रेत में जो है वो दौड़ भी सकते, चलना छोड़ो, हम रेत के अंदर रेस लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ऐसे पैर है हमारे। हमें लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, लोग कहते हैं इसको कि डेजर्ट शिप है ये। बच्चा बोलता वाओ। फिर थोड़ी देर बच्चा पूछता अच्छा मम्मा एक बात और बताओ ना, लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो मम्मा, बस लास्ट क्वेश्चन पूछो। हमारी जो आंखें, इन आंखों में इतने बड़े बड़े जो है वो आईलैशेस क्यों इतने लंबे लंबे? कई बार तो मालूम फंस जाते, ऐसा लगता है दिखता भी सामने साफ नहीं, क्यों है? बोलती बेटा रेगिस्तान में बहुत तेज रेत के तूफान आते हैं, रेत हवा चलती है, वो रेतीली हवा होती है, तो हमारी आंखें डैमेज ना हो, आईज डैमेज ना हो, इसलिए ईश्वर ने हमको जो है ऐसा आईलैश दिया है कि वो आईलैश में ही रेत पूरी आईलैश में ही रुक जाती है और हमारी आंखें डैमेज नहीं होती और हम रेगिस्तान में देख पाते हैं। बच्चा एकदम आश्चर्य में कह रहे वाह, ये भी हमारे इधर फीचर। बोलता वो सब तो ठीक है मम्मा, एक बात बताओ कि जब हमारे पास में सारे फीचर ये है कि हम रेगिस्तान में जो है वो हम पानी पिए बगैर भी रह सकते हैं कई दिनों तक, हम रेगिस्तान में जो है वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हम रेगिस्तान में जो है देख सकते हैं, तो फिर हम जू के अंदर क्यों हैं? हम फिर चिड़ियाघर में क्यों हैं? हम जू में क्यों हैं? हम रेगिस्तान में क्यों नहीं है? हमारे इन फीचर्स का क्या फायदा, इन चीजों का क्या एडवांटेज जू के अंदर? कहानी का मोराल यह है कि हम में से कई सारे इंसान जो है वो जू के अंदर है, बस समझ लीजिए। आप में कितना ही टैलेंट है, कितने ही बुद्धिमान है आप, यदि आपने सही समय पे अपने टैलेंट को सही दिशा नहीं दी, सही प्लेटफॉर्म पर नहीं गए, तो वो बर्बाद है, वो वेस्टेज है, वो ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। बहुत सारी दुनिया केवल प्लान करते रह जाती है, बहुत सारी दुनिया केवल जो है वो योजनाएं बनाती रह जाती है, लेकिन जो उसको इंप्लीमेंट करता है ना, वही आगे बढ़ता है। यदि आपकी योजना है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो भैया सबसे बड़ी योजना है पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी अच्छी कहानी कि मैं जब भोपाल में रहा करता था, तो भोपाल में मेरा जो घर था, हमारा जो घर था वो था जो शुरू में भोपाल में हमको एक सरकारी फ्लैट भारती को अलॉट होता। भोपाल में मेरा भी अपना घर था, ठीक है, हम लोगों का अपना घर भी था, लेकिन हम लोगों ने अपना घर जो है वो रेंट पे दे रखा था। हमको सरकारी घर मिला हुआ था, थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर था। तो गवर्नमेंट कॉलोनी में क्या था, और भी अफसर रहते हैं, और भी लोगों से परिचय हो जाता है। तो भारती बोले कि चलो वहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर गवर्नमेंट उसमें रहे। तो उसमें फ्लैट थे, तो बड़े बड़े फ्लैट थे, काफी बड़े साइज के फ्लैट थे। तो फ्लैट में हमारा फ्लैट फिफ्थ फ्लोर, 6 मंजिल की टोटल बिल्डिंग थी, 5वें माले पे हमारा फ्लैट था, ठीक है। तो अब क्या, अब जो है उस मुझे तो 5वां में गलत बोल रहा हूँ, 3रे माले पे, 3rd फ्लोर पे फ्लैट था। तो 3rd फ्लोर की बालकनी से हम नीचे देखते थे, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले का फ्लैट दिखाई पड़ता था। और ग्राउंड फ्लोर पर जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो है वहां पर एक सर रहा करते थे, खरे साहब थे, समीर खरे साहब थे, जो आईएएस थे। और उनका जो है उनके वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो होंगे, एफसीआई में होंगे एमडी वगैरह। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा उनका रहा होगा उस समय जो है वो 11th क्लास में रहा होगा, और एक बच्चा उनका 8th में रहा होगा, ठीक है। वो दोनों बच्चे जो है अपना, चूंकि उनका ग्राउंड फ्लोर पे घर था, तो ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा गार्डन लगा हुआ था। तो गार्डन में कभी बैडमिंटन खेलते थे वो, कभी गार्डन में कुछ और खेलते रहते थे, बैठ के पढ़ते रहते थे अपना, है ना, बहुत मतलब वो। फिर वो बड़ा वाला लड़का उनका आईआईटी की तैयारी कर रहा था, 11th 12th में था वो। तो मैं देखता था कि वो कभी ना तो स्कूल से आए, फिर कोचिंग चले गए, फिर कोचिंग से घर आए, वो मेहनत करता था। उसने अपना आईआईटी निकाल लिया। तब तक जो है खरे साहब जो है हम लोग किसी और घर में शिफ्ट हो गए, और खरे साहब का भी ट्रांसफर वहां से हो गया कहीं, वो ठीक है, वो भी कहीं चले गए। अभी मालूम चला था कि वो दोनों बच्चे जो है, उनमें जो बड़ा वाला बच्चे से आईआईटी पूरा किया, उसने आईआईटी के फाइनल ईयर के दौरान ही उसने जो है वो यूपीएससी का एग्जाम दिया उसने, और वो आईएएस बन गया। जो बड़ा लड़का था वो 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में वो आईएएस बन गया, मतलब 22-23 ईयर का वो आईएएस बन गया। और छोटा लड़का जो 8वीं था वो भी उसी बड़े भाई के नक्शे कदम पे गया, और वो आईपीएस बन गया। 2 बेटे थे उनके, एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया। अब आप बोलोगे सब उनके पिताजी आईएएस थे तो उन्होंने, अरे भाई ऐसा नहीं होता। यूपीएससी के एग्जाम में किसी खाकी नहीं चलती कि यूपीएससी का एग्जाम निकाला बच्चों ने, मेहनत किया, पढ़ा उन्होंने, और वो दोनों पिताजी तो थे ही। आप बोलोगे सब कोई नहीं, खरे साहब थे वो, ठीक है। तो वो एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया, यंग एज में 22-23 साल की उम्र बन गया, क्योंकि वो
पिताजी जो है उनका उनका काम देखते थे, वो लगातार मेहनत, और वो बच्चे पढ़ने में फोकस थे। मैं देखता था कि वो बच्चे ना थोड़ा खेले, पढ़ने बैठ गए पूरे समय, और बाकी कॉलोनी के जो दूसरे बच्चे थे ना, वो ग्रुप बना के कहीं ग्राउंड में खेलने जाया करते थे, वो ऐसा करते ही नहीं थे, वो सिर्फ पढ़ने पे फोकस था उनका। अभी किसी ने बताया मेरे को कि वो कहीं उनका कहीं फोटो आया कि उसमें कि वो एकदम यंग डायनामिक अफसर है वो। तो लाइफ में ये डिपेंड करता है कि हम प्रायोरिटी क्या रखते हैं। वो कितने ही टैलेंटेड होते हैं, यदि वो जो है वो अपना सही समय पे सही टैलेंट का इस्तेमाल ना करते तो कहीं पहुंच नहीं पाते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो आईएएस के बच्चों की कहानी, अब और बोलो क्या? अरे भाई, मैंने खुद देखा कि मैं दिल्ली में जब भारती का इंटरव्यू था, तो मैं दिल्ली में भारती के साथ गया हुआ था, ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान हम लोग जो है वहां पे एक जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन था, पे एनजीओ था, उसने कुछ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे। तो भारती को मैं वहां लेके गया, वहां पे कई सारे राज्यपाल वगैरह इस तरह के जो लोग थे वो आए हुए थे। एक कोई एक्स गवर्नर था कुछ की, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, ताकि एक्चुअल इंटरव्यू कैसा होता है वो मालूम चल सके। इंटरव्यू का टाइम की बात है, मैं भी दे रहा था, भारती भी दे रही थी, तो हम दोनों वहां पहुंचे। तो वहां पर जाके क्या देखा हमने, देखा कि एक लड़का जिसकी टाई बड़ी खराब थी, बड़ी खराब सी टाई थी, मतलब पुरानी टाई थी उसकी, एक व्हाइट सी शर्ट पहने हुआ था, जिस व्हाइट शर्ट में जो है आस्तीन के पास यहाँ पे कहीं पैबंद भी लगा हुआ था एक, ठीक है। वो वहां पहुंचा, छोटा सा पैबंद, जो गौर से देखो वो दिखेगा, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो लड़का वहां पहुंचा इंटरव्यू के लिए, दुबला पतला सा लड़का था, सांवला सा लड़का, दुबला पतला सा, वो वहां पहुंचा, ठीक है। जब वहां पहुंच गए, वह इंटरव्यू चल रहा था, तो वो पूछ रहे सबसे कि तुम कौन हो, तुम कहां से हो, तुम्हारा मेंस जो है वो नंबर पता चलता नहीं, मेंस में सिलेक्शन हो, यही मतलब मालूम चलता तब तक, ठीक है। तो उन्होंने सबको बोला कि हाँ भाई ठीक है। तो भारती का भी परिचय लिया उन्होंने, मेरा भी लिया उन्होंने, ठीक है, कि मैं मेडिकल से हूँ, ऐसा है वैसा करके। तो फिर फाइनली जब चल रहा था, तो उस लड़की की तरफ वो गए, उससे बोला उन्होंने कि तुम ये टाई कौन सी पहने हो, कहाँ से टाई आए? बोला सर मेरे पास टाई नहीं है, मैंने ना मेरे पड़ोस में एक जो है सेल्समैन है, उनकी टाई ली है मैंने। बोला टाई बेटा जो है, टाई को तो थोड़ा ठीक टाई ले लेना, क्योंकि टाई थोड़ा सा उधड़ रहा है ना, तो दिखाई पड़ता है टाई, तो उससे एक नजर जाती है अलग से उसमें। जी सर। और शर्ट भी व्हाइट आपको एक नया लेना पड़ेगा। थोड़ा उदास हुआ, बोला सर ये इसमें प्रॉब्लम है कुछ नहीं बेटा, उसमें वो लग रहा है थोड़ा सा, मतलब ठीक नहीं लगता, मतलब विजुअल ठीक नहीं लगता है। जी सर, मैं कहीं से अरेंज कर लूँ। मैं सोचता रहा कि यार ये लड़का मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो शर्ट भी इसके पास नहीं है, टाई भी इसके पास नहीं है, कुछ कर पाएगा, क्या कर पाएगा? सच्चाई बताऊं, 16 रैंक था उस लड़के का, 16 रैंक था। ही बिकम आईएएस, ठीक है, और उसको गुजरात कैडर मिला उसको। अब चूंकि ये उस जमाने की बात है, तो मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, पर मैंने जब देखा अखबार में, जब खबर छपी, जब जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, भारती का भी फोटो था कि ये भी निकल गई, उसका भी फोटो था। मतलब आप सोचो ना, जिसके पास टाई ना हो, जिसके पास शर्ट ना हो, वो आदमी आईएएस का एग्जाम निकाल लेता है, वो 16 रैंक पे। मतलब ऐसा नहीं है भाई कि केवल रिसोर्स है तो ही सब कुछ है, जुनून है, हिम्मत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो पढ़िए, ठीक है, वक्त बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार कितनी भी खूबियां हो, वक्त निकल जाएगा ना, तो वही जू वाली घटना याद करनी पड़ेगी फिर। ऑल द बेस्ट।